यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और मेरा नाम है शुभदीप चटर्जी। मैं आज एक न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, वो है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का मेजरमेंट। तो दोस्तों आज हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आज सिर्फ आपको समरी बताऊंगा कि किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं ओवरऑल आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से नेशनल इनकम को आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं इसके लिए एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज तैयार किया है जिसके बेसिस पे हम लोग इन सारे चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, नेशनल इनकम का मेजरमेंट का देयर आर 3 मेथड्स। व्हाट आर दे? वैल्यू एडेड मेथड, the second method is called as income method and the third method is called as the expenditure method। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है वैल्यू एडेड मेथड। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का देश या कोई भी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांटा जाता है। वन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द टर्शियरी सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर एटसेट्रा, मतलब बेसिकली इट इज द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ठीक है, जो प्रोडक्शन करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, इंडस्ट्रीज रहते हैं वहाँ पे मशीनों के जरिए लार्ज स्केल में रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। बट जो रॉ मटेरियल्स होता है वो प्रोवाइड करता है आपका प्राइमरी सेक्टर। अब थर्ड जो सेक्टर है दैट इज द टर्शियरी सेक्टर, इट इज बेसिकली द सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो भी बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया, ये सारे चीज़ें बिलोंग करते हैं आपके टर्शियरी सेक्टर्स में। तीनों सेक्टर्स के लिए सेपरेटली हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा द ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तीनों सेक्टर्स के लिए सेपरेटली हम लोग कैलकुलेट करेंगे और पूरे जब तीनों सेक्टर्स के लिए सेपरेटली कैलकुलेट हो जाएगा तो पूरे देश के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे बाई एडिंग the gross value added of the primary sector with that of the secondary sector with that of the tertiary sector. So gross value added, that is GVA, is equal to sales plus closing stock minus opening stock. What is sales? Sales is related to your goods that you are supplying to final end user, मतलब ये आपका फाइनल, ठीक है, फिनिश गुड्स का यहाँ पे सेल के बारे में बात किया जा रहा है। बट यहाँ पे जब भी, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मिस हो गया था मेरे से, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब दोस्तों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब परचेज ऑफ इनपुट्स, ठीक है। कोई भी सामान बनाने के लिए हमें इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, उन इनपुट्स का जो कंजम्पशन होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स इज रिलेटेड टू योर फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल्स का परचेजिंग, रॉ मटेरियल्स का एक्विजिशन में जो खर्चा हुआ दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके साथ हम लोग चेंज इन स्टॉक को बेसिकली ऐड कर रहे हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जब मेरे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड इस फॉर्मूला से आ जाएगा तो मैं निकालूंगा, नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा नेट वैल्यू एडेड, यानी कि एनवीए को निकालना। ग्रॉस वैल्यू एडेड को शॉर्ट में जीवीए बोला जाता है, नेट वैल्यू एडेड को शॉर्ट में एनवीए बोला जाता है। इट इज आल्सो इक्वल टू द एनडीपीएमपी। एनडीपी स्टैंड्स फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? वेरी इजी, टेक द जीवीए, ठीक है। अच्छा, ये जीबीए को आप बोल सकते हो, यू कैन आल्सो कॉल इट जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो जीबीए, फ्रॉम द जीबीए if you deduct the depreciation, then you will get the NDPMP, that is the net domestic product at market prices। अब यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन को we can also call it, ठीक है, डेप्रिसिएशन को बहुत सारे इकोनॉमिक्स के किताबों में they have called it consumption of fixed capital, consumption of fixed capital, ठीक है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द सेम एज दैट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या करना है आपको, ग्रॉस जो वैल्यू आया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया, जीवीए आया, उसमें से आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन को, क्योंकि
डिप्रीशिएशन इसमें पहले से इंक्लूडेड है, तो हम लोग को डिप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा मेरा NDPM, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। From the net domestic product at market prices, you will have to calculate the NDPFC, that is net domestic product at factor cost. तो ये कैसे आप निकालोगे, ये आप देखो बहुत इजी है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस, आपको खाली माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट आर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखिए यहाँ पे मैं कोने में लिखा हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सरकार हम लोग से, प्रोड्यूसर से, सेलर्स लोगों से इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन करता है, और सेलर्स को प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए सेलर को मिलता है सब्सिडीज। तो सब्सिडीज को अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम लोग इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के साथ लास्ट में आप खाली जोड़ दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन शॉर्ट NFIA, तो यू विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों NNPFC इसको शॉर्ट में बोला जाता है, एंड इट इज योर रियल नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम लोग का नेशनल इनकम एज पर टेक्निकली अगर कहा जाए तो नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम इज योर NNPFC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नया चीज आ रहा है, दैट इज NFIA। ठीक है, अब ये NFIA क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। मान के चलते हैं कि मिस्टर राम एक पर्सन है, he is a Indian citizen, he is residing in India, he is normally resident in India, now he goes to abroad, ठीक है, एक विदेश में वो गए and he earned a total of $1000, उनका $1000 का उनको कमाई हुआ फॉरेन में। अब एक दूसरा आदमी मिस्टर जॉन, वो फॉरेन से इंडिया में आए, अब्रॉड से इंडिया में आए, and he earned from India $800. now India's NFIA considering only these two people will be $200, that is $1000 minus $800। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा NFIA क्या है। NFIA is the difference between the income earned by the normal residents of a country from abroad minus the income earned by the non-residents of that country from within that country, from within the domestic territory of that country। अगर आप में से हम लोग इंडियंस हैं, वी आर रेसिडेंट्स इन इंडिया, अगर हम लोग विदेशों से जाकर के कुछ कमाई करते हैं और विदेशी लोग यहाँ से आकर के जो कमाई करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा, हमारा कमाई माइनस फॉरेनर्स लोगों का इंडिया से जो कमाई हो रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर NFIA इन शॉर्ट। ठीक है, अब NFIA को हम लोगों को क्या करना रहता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के साथ ऐड करना रहता है, तब जाकर के आता है अपना नेशनल इनकम। ऐसा क्यों? बिकॉज NFIA हम लोगों का डोमेस्टिक टेरिटरी, आप यूं सोचिए कि NDPFC इज योर डोमेस्टिक इनकम, ये आपका डोमेस्टिक इनकम है। ये इस डोमेस्टिक इनकम को हम लोगों को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए देश के बाहर से भी जो कमाई हुआ होगा उसको भी तो कंसीडर करना होगा, तो इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर वाला इनकम को कंसीडर करने के लिए NFIA को यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद अब आप देखिए नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज द इनकम मेथड। इनकम मेथड में नेशनल इनकम का 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर दे? दे आर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड NFIA ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब दोज हु वर्क अंडर समबडी, कोई ना कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे आप नौकरी कर रहे हो, आपको जो कुछ अपनी कंपनी से मिल रहा है, अपने मालिक से मिल रहा है, दैट इज योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नाउ व्हाट पीपल गेट बाय डूइंग जॉब? दे गेट सैलरीज, दे गेट वेजेस, they get retirement benefits, all types of incomes that we are getting from our employers, any type of income that will be called as compensation of employees। अब compensation of employees के साथ हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं operating surplus। Now what is operating surplus? Operating surplus, you can say that it is the profit earned by the business sector
द बिजनेस कम्युनिटी बाय डूइंग बिजनेस करके उन्होंने जो बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया, दैट इज बेसिकली द ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, बट इट इज नॉट ऑल। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लोग एक्चुअली में 3 पार्ट्स में यहाँ पे हम लोग बांट सकते हैं, दैट इज रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, द सेकंड इज इंटरेस्ट एंड द थर्ड वन इज प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का जो टोटल है दैट इज बेसिकली द ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पे अब देखो प्रॉफिट को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग्स, जिस प्रॉफिट को आपने नहीं बांटा, कंपनी अपने पास रख लिया, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स वाला पार्ट। दूसरा डिविडेंड वाला पार्ट, आप लोगों को सबको को पता होगा, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब आप यूं कहिए कि डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया आपका डिविडेंड। और लास्ट में बच गया आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। इट इज द टैक्स द कंपनी हैज टू पे व्हेनेवर इट पेज द डिविडेंड। जब भी डिविडेंड के ऊपर हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है तो दैट टैक्स इज कॉल्ड एज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और यू कैन आल्सो से दैट इट इज द सिंपली इट इज द इनकम टैक्स that is required to be paid by the companies। ठीक है, कंपनीज को जो इनकम टैक्स देना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, that is the corporate profit tax। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो रेंट हम लोग लैंड का यूज के वजह से मिलता है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को अगर हम लोग वी प्रोवाइड लैंड टू एनीबॉडी, लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर लैंड, उसके बाद आपका हो गया लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे आप देखिए रेंट का पेमेंट हो रहा है, दैट मीन्स जरूर लैंड का यूज हुआ होगा। इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, दैट मीन्स जरूर कैपिटल का यूज हुआ होगा। ठीक है, तो और डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो तो दैट मीन्स जरूर एंटरप्रेन्योर का स्किल्स को आपने इस्तेमाल किया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कैन बी रिटेल शॉप ओनर्स, ठीक है, दे कैन बी टीचर्स, दे कैन बी डॉक्टर्स, दे कैन बी प्रोफेशनल्स। जो लोग सर्विस दे करके अपने इकोनॉमी में अपना सर्विस दे करके जिनको कमाई होता है, जिनको अर्निंग होता है, उनको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑफ कोर्स बिकॉज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि डोमेस्टिक इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकें। तो वंस अगेन हम लोग देख रहे हैं कि इनकम मेथड में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें सैलरीज, वेजेस एटसेट्रा वो सब आ जाएगा। ऑपरेटिंग सर्विस में 3 चीजें आ जाएंगी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज द इनकम अर्न्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद लास्ट वाला है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम लोग नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो कई फॉर्मूलाज यहाँ पे हम लोग को स्टडी करने होंगे। सबसे पहला GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। इट विल बी द सम टोटल ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये 3 चीजों को ऐड करने से तब जाकर के आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। Final consumption expenditure is again divided into 2 parts, ठीक है, one is private final consumption expenditure and the second one is government final consumption expenditure। private final consumption expenditure मतलब जब इंडिविजुअल अपना खुद के पर्पस के लिए कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, वो एक्सपेंडिचर हो गया अपने निजी इस्तेमाल के लिए, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी अपने वेरियस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को वेरियस सर्विसेज देने के लिए, दे आल्सो कंज्यूम सर्टेन थिंग्स। तो गवर्नमेंट का जब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है तो दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन दोनों को ऐड करने के बाद ही आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। इसके अलावा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है, प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, साथ में गवर्नमेंट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स will form part of gross domestic capital formation। For example, मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट
रेसिडेंशियल हाउसेस तैयार कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन रेसिडेंशियल हाउसेस। तो ये गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? नेट एक्सपोर्ट्स रेफर टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब जब हम लोग इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर जब गुड्स को बेचते हैं तो जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स का पैसा, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। और जब हम लोग विदेशों से सामान खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स को एक्स से डिनोट होता है, इंपोर्ट्स को एम से डिनोट किया जाता है, इसीलिए मैंने दिखाया एक्स माइनस एम। इसके बाद जब आपको जीडीपी एमपी पता चल जाएगा, then from the GDP MP you will have to deduct the depreciation, just as in this case। अब देखिए यहाँ पे भी वैल्यू एडेड मेथड में भी जीडीपी एमपी से हम लोग डिप्रीशिएशन को माइनस करके एनडीपी एमपी निकालेंगे। एनडीपी एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। फ्रॉम द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस जस्ट डिडक्ट द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, you will get NDPFC। from the net domestic product at factor cost, just add the NFIA, you will get the national income, that is NNPFC। ठीक है, तो दैट इज द नेशनल इनकम। तो आई होप चीजें क्लियर हैं। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।